हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं विश्व समकालीन विश्व फर्स्ट। और उसी में हम लोग कल चैप्टर नंबर 3 को पढ़ रहे थे और इसमें हमने नाजी का उदय और आपका नाजियों को पढ़ा। तो उसके बाद हमने कहानी सुनी आपका हिटलर की, हमने बहुत सारी चीजों को देख चुके थे। वाइमन गणराज्य की पूरी स्थिति को पढ़ा। फिर उसको पढ़ने के बाद हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे आपका हिटलर का उदय हो रहा है, यानी कि कैसे हिटलर आपका हिटलर बन रहा है, ये हमें देखने के लिए कोशिश की। और हमने देखा कि ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, जिसके लिए रोजी रोटी प्राप्त करना एक सपना था, वो व्यक्ति एक बहुत दूर से आपका एक फौज में आपका संदेश वाहक से लेकर, यानी कि एक आर्मी में डांके से लेकर एक तानाशाह तक उसने शासन किया। ये एक बहुत बड़ा काम था। और उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे सदस्यता की सदस्यता ली। फिर उसने उसका नाम चेंज किया, उसको नेशनल सोशल पार्टी किया। बाद में उसको नाजियों की पार्टी के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर है? इतना हम लोग इसमें देख चुके थे। ठीक, अब 2000 अब सॉरी 1923 में हिटलर ने बेवरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने, सत्ता पर कब्जाने की योजना बना ली। यह दुशासिक योजना में वह असफल रहा। सबसे पहले उन्होंने कहा कोशिश की कि भैया, सबसे पहले उसने बर्लिन को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और आप जानते हैं जर्मन में बर्लिन कहाँ पड़ता है। आप मैप करिए, गूगल करिए, घर जाकर ढूंढिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए कि आखिर बर्लिन है कहाँ। ठीक, और कह रहे उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। आपका हिटलर पर देशद्रोह का मुकदमा चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाजी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक में के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। कह रहे 1930 का जो आपका दशक है, जर्मन की राजनीति में ये नाजी अपनी ओर आपके नाजियों को या जो उनकी पार्टी थी उनको ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए। लेकिन महामंदी के दौर नाजियों ने एक जनसंघ का रूप ग्रहण कर लिया। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद से बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, मध्य वर्गीय को लालचारी और भुखमरी का आपका डर था। नाजी प्रोपेगेंडा में लोग एक बेहद बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देते थे। कह रहे कि जिस तरह का नाजी प्रोपेगेंडा चल रहा था कि भैया जो भी कुछ होना चाहिए आपका नाजियों का होना चाहिए, ठीक, और उसी में अपने आप को बेहतर भविष्य मान रहे थे। देखो, आप कितनी भी आपका इतिहास की किताबें पढ़ लो, कितना भी आप किसी देश की राजनीतिक चीजों को स्टडी कर लो, जब भी कोई देश किसी एक खास धर्म जाति को लेकर आगे बढ़ा है, क्लियर है, वो देश आने वाले भविष्य के गर्त यानी कि गड्ढे में चला गया है। चाहे आपका नाजी हो, चाहे आपका इसी देश में बढ़ते हुए अफगानिस्तान, इराक, ईरान, सीरिया हो, क्लियर है, जब भी, और चाहे आपका बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो। मैंने हमेशा कहा है कि जब भी कोई देश अपने डेवलपमेंट के मुद्दों को छोड़कर जातिगत राजनीति पर आगे बढ़ता है या धर्म विशेष की, तो वो देश हमेशा गर्त की ओर बढ़ जाता है। ठीक, 1929 में नाजी पार्टी को जर्मन संसद राइट के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट आपके वोट मिले। 1932 आते आते देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। आप देखिए, यही जिसको 2.6% वोट मिले हो और 1932 में वो सबसे बड़ी पार्टी बन गई और उसको 37% वोट मिले। अब सोच कर देखिए, यानी कि लगातार वोटों का परसेंटेज बढ़ना ये बता रहा था कि हिटलर अपनी सत्ता की तरफ आगे बढ़ रहा है, अपनी मंशा की तरफ, जिन चीजों को वो लेकर चल रहा है उसमें वो आगे बढ़ रहा है। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी कि हिटलर बोलने का बहुत बढ़िया व्यक्ति था। ऐसा बोलता था कि आर्मी
आदमी के अंदर जोश भर देता था। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साई संधि में हुए नाइंसाफी का प्रतिरोध और जर्मनी समाज द्वारा खोई गई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का आश्वासन देता। क्या कह रहा था? जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, किसमें? वर्साई की संधि, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जापान, जिस प्रकार जर्मनी पर बहुत सारी चीजों को जबरदस्ती थोप दिया गया था। यानी कि देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे बड़ा जो काम था उसका आने का, वो मेनली आपका जर्मन ने किया था। तो सारे विश्व ने मिलकर जर्मन पर ही बहुत सारे आपका रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारी चीजों को थोपा। ठीक, उसी से क्या हुआ था, ये बड़ा भड़क गया और उसी के लिए ये सारे भाषण देता था, अपने समाज में बोलता था जो हमारी प्रतिष्ठा खो गई है, जो मान सम्मान हमारा नष्ट हो गया है, हमको वो वापस लाना है। उसी को लाने और उसी को दिलाने के लिए उसी की बार बार बात करता था कि हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारे राष्ट्र में ये होना चाहिए। हर बार उसी की बात करता था। उसका वादा था कि वह अपने बेरोजगार में रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। उसने आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। यानी कि जो हम पर विदेशी कब्जे हैं, जो हम पर लोगों ने नीतियां थोप दी हैं, फ्रांस ने जो हम पर नीतियां थोप दी हैं, क्लियर है, जो हम पर बहुत सारी संधियों का बोझ है, हम उन सब से मुक्त हो जाएंगे और हम किसी की नहीं मानेंगे। तो ये सारी साजिशों का हम क्या करेंगे? मुंह तोड़ जवाब देंगे। अरे साजिश के खिलाफ ही सब कुछ हुआ है। तो ये स्थिति थी सबसे पहले 1923 में, और बर्लिन में भले ही असफल रहा, लेकिन 10 साल के बाद यानी कि 1932 के बाद वो आपका सफल रहा और उसने लोगों को एकजुट करने, वहां के नाजियों में, वहां के जर्मन आपके लोगों में अपनी छवि को स्थापित करने में वो आपका कामयाब रहा। और यही कारण था बड़ी पार्टी बनी। हो गया? आगे बढ़ जाए। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची। वह लोगों को गोलाबंद करने के लिए आडंबर और आपका प्रदर्शन में असीमित समझता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता की भावना पैदा करने के लिए नाजियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाओं की आयोजन किया। स्वास्तिक छपे, लाल झंडे, नाजी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाजे में तालियों की गड़गड़ाहट ने ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा बन गई। मेन क्या था? ये सारी चीजें क्या बन रही हैं? शक्ति प्रदर्शन का आपका हिस्सा बन रही। ठीक है, नाजियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक आपका मसीहा, एक रक्षक, यानी कि क्या कर दिया नाजियों ने? ऐसा प्रचार किया कि हिटलर को एक आपका मसीहा के रूप में, एक आपके रक्षक के रूप में और ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उभारने के लिए अवतार लिया। कैसा लिया है? अवतार लिया। और ये बड़ी राजनीति में बड़ी अलग बात है कि आप किसी को भी अवतारी पुरुष बता सकते हो उसके काम के आधार पर। अब ये तो सब आपका जो उसकी जो अपनी टीम है, ये सारा काम उसका होता है कि वो अपने राजनेता को कैसा दिखाना चाहते हैं। क्लियर है? और एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई दी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, जो एक भीषण आर्थिक और राजनीतिक संकट में गुजर रहा था। कैसे गुजर रहा था? भीषण आर्थिक जो संकट है उससे आपका गुजर रहा था। क्लियर है? अब देखिए, लोकतंत्र का ध्वंस, कि लोकतंत्र किस तरीके से ध्वस्त हो रहा है, ये सारी चीजें हमको देखनी है और इन सब चीजों पर हमको बात करना। जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पद भार संभालने का न्योता दिया। देखिए, जिस तरह से हमारे यहाँ पीएम होता है ना, तो वहां क्या होता है? चांसलर होता है। क्या होता है? चांसलर। ठीक, और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद था। तब तक नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्य से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना
और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने क्या किया, जो लोकतांत्रिक आपका शासन था, जो स्ट्रक्चर्स था, जो इंस्टीट्यूशन थे, उसको उन्होंने भंग कर दिया। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमयी अग्निकांड से उसका रास्ता आसान हो गया। और फैब का जो माह था, जर्मन पार्लियामेंट में कोई आग वगैरह लगी, आगजनी हुई, उसी से क्या हो गया, उसके सारे रास्ते और भी आपका साफ हो गए, आसान हो गए। 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश यानी कि फायर डिग्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभागार की आजादी जैसे नागरिक अधिकार को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय के लिए आप देखते हैं अग्नि अध्यादेश लाया गया, कानून आया। अब आप इसमें से कुछ भी मतलब अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी कहने का अधिकार होता है। प्रेस और जो आपके सभा है, इनके अधिकार को आपका निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा और ज्यादातर कम्युनिस्टों का रातों रात ट्रांसलेशन कैंपों में आपका बंद कर दिया गया। कम्युनिस्टों को बर्बर दमन किया गया और लगभग 5 लाख की आबादी में ड्यू रसलडॉक्स शहर में गिरफ्तार किया गया। लोगों के बची खुची फाइलों में 1440 सिर्फ कम्युनिस्ट ही थे। नाजियों ने सिर्फ कम्युनिस्टों का ही सफाया नहीं किया, नाजी शासन ने कुल 32 किस्म के लोगों को दमन का निशाना बनाया। 52 टाइप के मतलब 52 किस्म का जाति के लोग थे जिसने नाजियों ने उनको मारने के लिए प्रयास किया। अब इसी वजह से यही चीज तो आपका वहां दिखाई दी और यही कारण है कि सबसे पहले नाजियों की स्थिति बुरी होती जाएगी, क्योंकि जब हम किसी एक ही वर्ग के पीछे पड़ जाएंगे। आगे बढ़े। अब ये देखिए, ये है स्वास्तिक। स्वास्तिक का निशान दिखाया गया है, ये जर्मन के झंडे पर था। कितनी बड़ी बात है। आगे बढ़े, देखेंगे नाजियों के झंडे पर लाल रंग की छाप था और क्या लिखा है, स्वास्तिक। क्या है, स्वास्तिक। कैसे उसने सारी चीजों को आपका विध्वंस किया। 3 मार्च 1933 को प्रसिद्ध विशेषाधिकार पारित कर इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी। अब 3 मार्च 1933 को ऑफिशियल तानाशाही शुरू हुई। इस कानून के जरिए जर्मन में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। इस कानून ने हिटलर को संसद में हाशिए पर धकेलने और अकेले अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिया। यानी कि सारी चीज क्या हो गई कि भैया कानून ने पास करा है, जो भी मैं कानून बनाऊंगा वही सर्वोपरि होगा, उसी के अनुसार सबको चलना होगा। नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के अलावा सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पर पाबंदी लगा दी। यानी कि कुछ कुछ इमरजेंसी जैसी स्थिति में जो चीजें होती हैं वही थोप दी गई। और अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना, न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। क्या कर दिया इन्होंने, पूरा नियंत्रण स्थापित कर दिया। पूरे समाज को नाजियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्थित करने के लिए एक विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते का गठन किया। पहले से ही मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस टेमर ट्यूपर्स के अलावा गुप्तचर विभाग, पुलिस सुरक्षा सेवा का संगठन, इन नवगठित दस्तों को बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार दिए गए। इन्हीं की वजह से नाजी राज्यों का एक घुरंधर आपराधिक राज्य की छवि प्राप्त हुई और इन्हीं गिरोह से इन्हें आपका बंद कर दिया गया। ये नए दस्ते किसी भी यातनाओं गृह में भेज सकते थे, किसी को भी बिना कानून के आपके देश से निकाला जा सकता था और गिरफ्तार किया जा सकता था। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बलों ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। कोई उन पर अंकुश लगाने वाला नहीं है, अपनी मर्जी से कानून चला रहे हैं। दंड की आकांक्षा से मुक्त था, किसी भी दस्ते को कहीं भी कार्रवाई के लिए भेजा जा सकता था। यानी कि अब हिटलर अपने मुताबिक पूरे समाज पर नियंत्रण करेगा और अपने हिसाब से ही काम करेगा, और उसने वही काम किया। नाजियों की पार्टी को छोड़कर बाकी सब पार्टियों पर नियंत्रित कर दिया। जितने भी संगठन थे
उनको सबको असंवैधानिक घोषित किया, अधिकार करे और अपने अनुसार से देश को चलाना शुरू कर दिया। अब बात आई पुनर्निर्माण की। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी अर्थशास्त्री हाल मार सख्त को सौंपी। सकत ने अपने सबसे पहले सरकारी पैसे से चलने जलाए माने रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन, यानी कि 100% उत्पादन करना है और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। तो भैया 100% प्रोडक्शन करेंगे, 100% लोगों को क्या देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैसूर जर्मन सुपर हाईवे जनता की पावर फॉक्सवैगन इस परियोजना की देन है। यानी जनता की कार फॉक्सवैगन इसी परियोजना की देन है। तो जर्मन के सुपर हाईवे और जनता की जो है कार फॉक्सवैगन। विदेशी नीति के मोर्चे में भी हिटलर को फौरन कामयाबी मिली। 1933 में ली ऑफ नेशन ने पाला झाड़ दिया और 1936 में राइनलैंड पर दोबारा कब्जा हो गया। ये खनिज क्षेत्र है। एक जन साम्राज्य एक नेता के नारे की अड़िग ने 1938 में ऑस्ट्रिया को जर्मन में मिला लिया। इसके बाद चेकोस्लोवाकिया पर अपना कब्जा और जर्मन भाषी सुंडरलैंड पर प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। यानी कि उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, सुंडरलैंड पर कब्जा किया, चेकोस्लोवाकिया पर जो छोटे छोटे प्रांत थे उसने उन पर कब्जा कर लिया। ठीक, इस दौरान इंग्लैंड भी खामोश समर्थन मिल रहा, क्योंकि इंग्लैंड के नजरिए में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मन के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, क्योंकि इंग्लैंड और जर्मन एक ही खेमे के थे ना। घरेलू और विदेशी मोर्चे पर जल्दी जल्दी मिल रही कामयाबी में ऐसा लगा कि देश की नियति अब पलटने वाली है। कैसी है? देश की नियति पलटने वाली। अब आप देखिए, ये है जर्मन, ठीक, ये है ब्रिटेन, ये है नीदरलैंड, ये है बेल्जियम, ये है फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया कब्जा लिया और ये स्लोवाकिया कब्जा लिया। ठीक, ये है पोलैंड, ये है यूक्रेन, ये है रोमानिया, ये हंगरी और ये यूगोस्लाविया, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, स्पेन, पुर्तगाल, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लिथुआनिया और ये है पूरा सोवियत संघ रूस। अब आप देखिए जर्मन ने किस किस को कब्जाया, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और आपका स्लोवाकिया, इन क्षेत्रों को कब्जा है। ठीक, जो उसके पास पड़ोस के प्रांत है उन्हीं पर कब्जा करना है। चलिए, तो फिलहाल इतना हमने इसको देखने का प्रयास किया और बाकी अभी जो पूरी कहानी है हिटलर की, नाजियों का दृष्टिकोण किस तरीके से नाजी पनपे और बढ़े, इसको हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।